So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 12th of class 9 science, that is sound. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सा चैप्टर आ जाता है और काफी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर आता है। इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो नोट्स होंगे इस चैप्टर के जो रिवीजन नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, मीन्स उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर भी मतलब अपलोड कर दिए जाएंगे, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। चलो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर आता है हमारा साउंड। देखो साउंड क्या होती है, साउंड सिंपल जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, मींस मेरे जो मुंह से चीज निकल रही है, चीज मतलब क्या, एक एनर्जी निकल रही है, इसी को हम बोलते हैं अपना साउंड। साउंड क्या होगी, साउंड अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मींस साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें क्या देती है, सुनाई देती है। तो ये सिंपल सा हमारा क्या आ जाता है, एक डेफिनेशन आ जाती है साउंड की। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। मींस साउंड आ रही है, मतलब अलग अलग तरीके की साउंड आती है, तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है। तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो हमारी एक चीज से प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। देखो वाइब्रेशन क्या होती है, जब भी कोई दो चीज है, मान लो आप क्या करते हो, किसी चीज को स्क्रैच करते हो या दो चीजें आपस में टकराती हैं, तो टकराने से वहां पर क्या होती है, आपस में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन की वजह से आपकी क्या होती है, साउंड होती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमंस की, हमारे मतलब कि थ्रोट में, गले में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या हो गया, दो इस तरीके से कैप होता है, तो वो दो वोकल कॉर्ड आपस में ऐसे टकराती है, मींस आपस में ऐसे टच होती है। टच होने से वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। उनकी वाइब्रेशन की वजह से हमारी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, मींस हमारे ह्यूमंस में। या कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड पर ये चीज मारकर लगाता हूं, या कोई भी चीज मैं करता हूं, म्यूजिक बजाते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, जैसे ड्रम बजाते हैं, ड्रम पर भी हम ऐसे मारते हैं, या फिर हम कोई भी चीज अगर कहीं पर भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसके पीछे मतलब क्या हो रही है, वहां पर क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। तो साउंड किस चीज से प्रोड्यूस होती है, हमारी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। अब पॉइंट हो गया, साउंड हमने समझ लिया, साउंड कैसे बनी वो भी समझ गया। अब साउंड हमारे पास तक पहुंची कैसे, मींस जो मैं बोल रहा हूं वो आपके फोन के स्पीकर से आप तक जा रही है, मींस यहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, या फिर अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, उसको सुनाई दे रहा है, और वो जो बोल रहा है वो मेरे को सुनाई दे रहा है। तो साउंड का कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, बट हम एक दूसरे की आवाज सुन कैसे पा रहे हैं। तो हम बात करते हैं हाउ साउंड ट्रेवल्स, मींस साउंड ट्रेवल कैसे करती है। देखो सिंपल सी बात है, जो मैं हूं और जो मेरा दोस्त है, हमारे दोनों के बीच में क्या है, कोई मीडियम है। मीडियम का मतलब है कि हमारे दोनों के बीच में क्या है, एयर है, जिसके थ्रू हमारी क्या है, साउंड ट्रेवल करती है। तो हमेशा ध्यान रखना, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकती है। ज्यादातर तो जो हम बात करते हैं हमारे बीच में एयर ही होती है, मींस मैक्सिमम स्पेस जो है एयर ही है। तो मतलब कि हमारे बीच जो वॉइस जो साउंड है वो एनर्जी ट्रैवल हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, एयर की वजह से हो रही है। बट जो साउंड है वो साथ साथ सॉलिड में भी और लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, हम बोल देते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो दीवारों के कान ऐसे नहीं होते कि उसकी असली में ऐसे कान बन गया। उसका मतलब ये होता है कि दीवार क्या एक सॉलिड है, तो सॉलिड में से भी क्या साउंड ट्रैवल करती है, तो वो इस तरीके से बना दी जाती है। अब देखो हाउ साउंड ट्रैवल, अब ये देखते हैं हाउ साउंड ट्रैवल, मींस साउंड ट्रैवल कैसे करती है। ये तो हमने देख लिया कि साउंड को क्या है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम मार रहे हैं, अभी बीच में एयर है तो वो उससे करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले लेते हैं अपनी फोर्क ले लेते हैं। फोर्क की जगह आप कुछ भी ले सकते हो जो कि आपका क्या प्रोड्यूस करे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे। तो अगर मैं इसको हिलाता हूँ, या आपने मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी क्या होगा, या फिर हम करके दिखा देंगे आपको ये एक्सपेरिमेंट। अगर कोई इस तरह ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको करके मतलब इस वाली वीडियो चाहिए तो इसमें कमेंट कर देना, हम ये इस टाइप की वो वाली एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी बना दूंगा। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं इस पर मतलब इसको ऐसे मारता हूं, या फिर मतलब इस पर रबर हिट करता हूं, तो इसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होने की वजह से जो उसके आसपास की एयर है, हम इस इतने एरिया को ध्यान देके चलेंगे, इस एरिया पर ध्यान देना, तो उसके जो पास की एयर है यहाँ पर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगी। मतलब कि जो सबसे पास का एरिया वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। तो जहां पर सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होगी वहां पर क्या होगा मतलब कि डिस्टर्बेंस सॉरी एक सेकेंड हाँ मेरी आवाज हो गई साउंड का चैप्टर करते करते। चलो हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर का एरिया होगा। मींस जहाँ से मेरी आवाज़ स्टार्ट हुई, जैसे मेरे माउथ के सबसे पास से इस एरिया में जो प्रेशर होगा वो हमेशा क्या होगा, हाई होगा। मींस यहाँ पर वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। और जो हाई प्रेशर का एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। वहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के बाद थोड़ी सी क्या आएगी, जो एयर है वो थोड़ी दूर दूर होगी,
एयर अगर दूर दूर है तो वहां पर कौन सा एरिया होगा, वहां पर लो प्रेशर का एरिया होगा, और लो प्रेशर के एरिया को हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। फिर वापस से क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेशन होगा, मींस हमारा क्या होगा, हाई प्रेशर का एरिया होगा, वहां पर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इसी तरीके से हमारी साउंड क्या है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। और यहाँ पर हमारा मतलब कुछ भी बना सकते हैं, जो आवाज को सुनेगा, जहां तक ट्रेवल करनी है, ये आवाज इस तरीके से यहाँ पर जाएगी। देखो साइंस में एक रूल है कि हमेशा जो हाई प्रेशर है, जो भी चीज हाई है, हाई प्रेशर से क्या है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहां पर हाई प्रेशर था, उसके बाद लो था, फिर लो प्रेशर जाएगा। अब ये जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की एनर्जी लो में जाएगी, तो वहां पर भी हाई बना दी गई। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इस कंटेनर में हमारा पानी था, ये मेरे 4 कंटेनर बना दिए। पहले मेरा पानी क्या था, इस कंटेनर में था, ये वाला खाली था। तो ये अगर मैं पानी इसमें भेज दूंगा तो ये खाली हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब प्रेशर किस पर जाएगा, अब अगले पर जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा ये स्लोप में भी है पानी। अगर पानी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो पानी फिर इसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा। इसी तरीके से हमारी क्या साउंड ट्रेवल करती है। साउंड किसके डिफरेंस से ट्रेवल करती है, जो प्रेशर है और जो डेंसिटी है, मीन्स एयर, हमारे बीच में एयर डेंसिटी और साथ साथ जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की डिफरेंस है, उनकी वजह से हमारी जो साउंड है वो आप ट्रेवल करती है। पहले जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स ऐसे ऐसे, ये जो पार्टिकल है एग्जांपल के लिए लिखते हैं, मान लो ये 2 पार्टिकल है, ये आपस में ऐसे देखते हैं। ये पार्टिकल है, ये मेरे माउथ के सबसे पास है, तो ये ऐसे हिलेगा, ये हिलने की वजह से ये इसको हिलाएगा, ये वाला हिलेगा तो इससे नेक्स्ट वाला हिलेगा और उससे नेक्स्ट वाला, ऐसे ये हिलते हिलते मतलब मेरे माउथ से लेके जो सामने वाला पर्सन है जो मेरी ये वॉइस को सुन रहा है उस तक ये वाइब्रेशन पहुंच जाएगी। और वाइब्रेशन पहुंचने का मतलब है कि जो साउंड एनर्जी है वो उस तक ट्रेवल हो गई। तो इस तरीके से हमारी जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। कैसे, पहले कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है। रेयरफैक्शन क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारी जो साउंड है वो सिंपली ट्रेवल करती है। देखो ये सारे आगे, बाकी जो मतलब कि जो हमारे टॉपिक्स है वो मैंने लिख भी रखे हैं ताकि हमारा कोई भी टॉपिक ना छूटे, हम चेक भी करते रहेंगे साथ साथ। तो हमारा हो गया प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करता है। अब देखो साउंड हमारी ट्रेवल हो गई, हमें पता चल गया कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह चली गई। अब हम इसको देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब कि साउंड देखो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव क्या होती है, वेव का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारी डिस्टर्बेंस होती है इन एयर पार्टिकल या डिस्टर्बेंस इन पार्टिकल्स, उसी को हम सिंपल बोलते हैं वेव। जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं और यहाँ मेरे जो बीच की एयर है वो हल्की सी डिस्टर्ब हुई है, मेरे को दिखेगी नहीं, बट उसके पार्टिकल्स तो वाइब्रेट हुए होंगे ना, ऑक्सीलेट हुए होंगे, तो वो जो ऑक्सीलेशन हुआ है उसी को हम बोलते हैं सिंपल वेव। तो जो साउंड है वो भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जो जिस फॉर्म में वो ट्रेवल करती है उस वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, LONGITUDNAL, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आओ जी, देखो जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। देखो 2 तरह की वेव होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है हमारी ट्रांसवर्स। ये भी हम समझ लेते हैं साथ ही साथ, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स वेव। तो 2 तरह की वेव होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। हमारे पास अभी सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि हम साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और साउंड किस में ट्रेवल करती है, याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, जो जब आपके जो पार्टिकल्स हैं, मान लो ये आपका क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया जो आपको साउंड को सुनेगा, ये सोर्स और ये आपका ऑब्जर्वर। तो साउंड आपकी इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, मीन्स इसने बोला और इसने सुना। तो जो पार्टिकल है अगर वो ऐसे आगे और पीछे मतलब 2 और 4 की डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करे, मींस जो वाइब्रेशन है वो इस तरीके से हो, आगे पीछे, मतलब एक तरीके से पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड, मींस साउंड इस तरफ जा रही है ना, और वाइब्रेशन भी कैसे हो रही है, इस तरीके से हो रही है। साउंड इस तरफ जा रही है और वाइब्रेशन भी इस तरीके से हो रही है। तो दोनों आपस में क्या है, ये डायरेक्शन होगी साउंड की, और ये डायरेक्शन किसकी हो गई, ये वाइब्रेशन की डायरेक्शन हो गई। तो जो दोनों की डायरेक्शन जो हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, वाइब्रेशन की भी और जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है उसकी भी। तो हम वहां पर कौन सी वेव होती है, वहां पर हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। वो कुछ इस तरीके से हमारी होती है, जैसे सिलिंगी होता है हमारा, इस तरीके से हम इसको मतलब कि रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हमारा वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, वही पहले कंप्रेशन, फिर रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, इस तरीके से हमारी साउंड ट्रेवल की, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और पार्टिकल क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपस में ऑक्सीलेट करते रहे और हमारी क्या साउंड ट्रेवल हो गई इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसके थ्रू हमारी क्या साउंड ट्रेवल करती है।
नेक्स्ट आती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, हमारी क्या जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होती है। मीन साउंड कह सकते हैं जो जहां पर भी हमारी ट्रांसफर वेव यूज होगी, ये एक अलग कंसेप्ट है कि कहां पर यूज होती है। जो यहां पर हमारी क्या वाइब्रेशन होगी वो किस तरीके से होगी, वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। कैसे, जैसे मतलब साउंड का एग्जाम्पल लेते हैं, साउंड तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो मोशन हो रहा है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। ये ऐसे हिल रहा है और साउंड इस तरफ जा रही है, तो पार्टिकल इस तरीके से हिल के आगे पीछे अपनी कर रहे हैं, मतलब कि जो पोजीशन है वो इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा और इसमें क्या होगा, पैरेलल जो हमारा होगा मोशन होगा। तो ये आ जाती है हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव एंड ये आ जाती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। तो सिंपल इस तरीके से हमारे कंसेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो साउंड अपने साथ कुछ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चलता है, काफी कुछ है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो आ जाती है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आ जाती है सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं, अच्छे से दिख जाएगा। वैसे तो बाकी जो ये सब कुछ मैं लिख रहा हूँ ये आपको एक अच्छे से बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स में से सब चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, वो आप वहाँ से एक बार पढ़ लेना। लेकिन पहले इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझो, क्योंकि आप एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे ना तो चाहे फिर आपको पढ़ने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी खुद से। बाकी पढ़ना फिर भी खुद है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। आओ जी, ये आता है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हुए, मतलब एक सेकंड में वो बॉडी कितनी बार हिली या फिर कितनी बार उसने क्या किया, ऑक्सीलेट किया। उसी जो नंबर है उसी नंबर को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। डिनोट किससे करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं, या कई बार हम ऐसे शॉर्ट में फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं। न्यू इस तरीके से बनता है। न्यू बनाना कोई अलग चीज नहीं है। जैसे जो वी बनाते हैं ना, वी को अगर लास्ट वाली, उसको जो लास्ट वाली लाइन है उसको पकड़ के थोड़ा सा मोड़ दो तो वो क्या बन जाता है, हमारा न्यू। न्यू बोलते हैं, न्यू बन जाता है। जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट हमारी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, वो होती है हर्ज, HERTZ। शॉर्ट में लिखते हैं HZ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में बॉडी की कितनी बार वाइब्रेट हुई है, और डिनोट करते हैं न्यू से, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी यूनिट हो गई वो हो गई हमारी हर्ट्ज। सेकंड जो चीज आती है वो आता है हमारा एम्पलीट्यूड। सेकंड आता है हमारा एम्पलीट्यूड, AMPLITUD। साथ साथ हम इनकी वेव फॉर्म भी देख लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई लो कैसे देखेंगे, तो ये हमारे दो मान लो वेव फॉर्म के ग्राफ हो गए। तो ये ऐसे मेरी साउंड ट्रेवल की, तो ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई ये, और एक ऐसे चली। ठीक है, देखो दोनों ने डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल किया है, लेकिन इसमें क्या लो फ्रीक्वेंसी है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है। मींस उसने इतने ही टाइम में क्या है, ज्यादा वाइब्रेशन की है, इसने क्या है उतने ही टाइम में कम वाइब्रेशन की है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया, ये हो गया मेरा हाई फ्रीक्वेंसी, और ये हो गई मेरी सॉरी उल्टा, ये हाई हो गया और ये मेरा क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी मेरा हो गया। पॉइंट क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। आगे आते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जो हमारी वाइब्रेशन हुई है, मींस वाइब्रेशन मान लेते हैं इस पॉइंट से हुई है, यहां पर लिख देता हूं, मान लो ये मेरा मीन पोजीशन है, इससे इधर जाएगा ऑब्जेक्ट और उधर जाएगा, तो मैक्सिमम वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मींस ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये इधर जाता है और इधर जाता है, तो ये अपनी मीन पोजीशन से जहां पर ये रुका हुआ है उससे कितना डिस्प्लेस होता है, मतलब उससे कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, वही जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हो गई इसकी क्या, एम्पलीट्यूड हमारा हो गया। अगर वेव फॉर्म में देखेंगे तो कैसे बताएंगे, वो इस तरीके से बताएंगे। जो ये हमारी वेव हो गई ये, उसमें जो ये मीन लाइन है उससे जो टॉप लाइन तक, मीन ऊपर देख लो चाहे फिर नीचे देख लो, दोनों की इक्वली होती है। तो जो ये वाली जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और जो इसकी यूनिट होती है वो हमारी क्या है, मीटर ही होती है। डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। तो ये दो चीजें आ गई हमारी, फ्रीक्वेंसी एंड हमारी एम्पलीट्यूड। ये आपके ग्राफ भी आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े सिंपल सी चीज है, सिंपल वेव फॉर्म बनानी है। ज़्यादा अगर वाइब्रेशन हो रही है तो हाई फ्रीक्वेंसी, लो तो लो फ्रीक्वेंसी, और जितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है जितना नीचे जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी स्पीड। देखो स्पीड को तो आप नॉर्मली वैसे ही समझ सकते हो, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पीड। देखो स्पीड का मतलब है कि जो भी वाइब्रेशन है, जो भी मेरी एनर्जी है, साउंड है, जो कोई भी चीज़ है, वो उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको ही हम बोलते हैं उसकी स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होगा, वी से डिनोट कर देते हैं, मैक्सिमम वी से डिनोट करते हैं, कभी कभी एस से भी कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको v से मिलेगी। v का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन
टाइम मीन्स अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे मीन्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या यूनिट टाइम में जितना भी टाइम उसने दिया हुआ है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलेंगे उसकी स्पीड। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। यूनिट आपको हर किसी की बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। फिजिक्स में, खासकर साइंस में, फिजिक्स में जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स आपके बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स आपकी इनडायरेक्टली डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में भी और पूरी फिजिक्स में बिल्कुल मतलब हर जगह काम आती है। चलो नेक्स्ट चीज चलते हैं। नेक्स्ट आती है वेवलेंथ। नेक्स्ट चीज आ गई आपकी वेव लेंथ। देखो वेवलेंथ, अभी हमने कंप्रेशन रेफ्रैक्शन समझा था। कंप्रेशन रेफ्रैक्शन कैसे था? जैसे पहले कंप्रेशन था, फिर खुला खुला था तो रेफ्रैक्शन, फिर से कंप्रेशन आ गया था। तो जो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन हुए उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको ऐसे लैम्डा, मीन्स ये लैम्डा होता है, मतलब कि उल्टा वाई बना दिया एक तरीके से, इसका सिंबल होता है वेवलेंथ। यूनिट क्या होती है? यूनिट मेरी मीटर ही होती है, क्योंकि एक ये डिस्टेंस की फॉर्म है। दो कंप्रेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव रेफ्रैक्शन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम सिंपली वेवलेंथ बोलते हैं। अगर इसको वेव की फॉर्म में देखें तो वेव में किस तरीके से आएगी? जैसे ये मेरी वेव हो गई तो एक पूरा साइकिल जहां पर कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से शुरुआत की थी और पूरा बिल्कुल घूम के यहीं तक आ गया, तो इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। मतलब कि ये हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? लैम्डा, जो कि हमारी क्या होती है? वेवलेंथ होती है। देखो वेवलेंथ हो गई, स्पीड हो गई और फ्रीक्वेंसी हो गई। इन तीनों चीजों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इन तीनों चीजों के बेस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखो ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों का क्या होता है? आपस में एक रिलेशन होता है, जो कि रिलेशन होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये आपस में रिलेशन होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का आपस में क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। इससे आपके काफी न्यूमेरिकल भी इस साउंड चैप्टर में आते हैं। v क्या हो गई? v वेलोसिटी हो गई, न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, और हमारा लैम्डा क्या हो गया? हमारी वेवलेंथ। लैम्डा की यूनिट मीटर, न्यू फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ज, और v मतलब कि हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। बाकी कई बार फ्रीक्वेंसी को हम 1/t भी लिखते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 टाइम ही तो है, मीन्स सेकंड इनवर्स। हर्ज की जगह कभी आप सेकंड इनवर्स देख लो तो वो भी एक ही चीज़ है, सेकंड इनवर्स और हर्ज दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये आ गया हमारा वेवलेंथ और ये आ गई हमारी इन तीनों चीजों का रिलेशन। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब है कि जो साउंड वेव है उसको मतलब कि एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, मीन्स यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके उस पोजीशन तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं उसकी टाइम टेकन, सॉरी, उसको बोलते हैं उसका टाइम टेकन। मतलब सिंपल है कि टाइम टेकन का वही मतलब है, बेसिक चीज की उसको कितना टाइम लगा उसको बोलेंगे उसका टाइम। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आती है आपकी पिच। देखो पिच को ध्यान से समझना। पिच का मतलब होता है, पिच आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, कि बॉडी की कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगी पिच। जैसे ये है पिच, PITCH। पिच से होता क्या है? पिच से आपका होता है कि आवाज, आपकी आवाज भारी है या फिर आपकी आवाज पतली है। जैसे मैक्सिमम गर्ल्स में आवाज पतली होती है, मतलब शील होती है, और बॉयज की आवाज थोड़ी थिक, मतलब हार्ड होती है। तो ये किसकी वजह से डिफरेंस आता है? ये पिच की वजह से ही डिफरेंस आता है। तो ये होता कैसे? वेव की फॉर्म में समझते हैं। तो हमारी ये दो ग्राफ है। एक ग्राफ तो हमारा क्या है? कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एक हमारा क्या है? उतने ही टाइम में फ्रीक्वेंसी ऐसी हो रही है, मतलब इसमें क्या है? इसमें हाई फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मेरी क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो वहां पर मेरी पिच भी क्या होगी? पिच भी मेरी क्या होगी? हाई होगी, हाई पिच, PITCH। और यहाँ पर मेरी क्या है? लो फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब कि लो पिच। लो पिच का मतलब है कि थोड़ी भारी आवाज होगी, जैसे मेनली लड़कों की होती है। और हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच का मतलब क्या है? थोड़ी पतली आवाज होगी। तो पिच हमारा क्या होती है? साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है मतलब आवाज़ पतली होगी, और वहाँ पर हाई पिच है, और मतलब लो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर क्या होगी? हमारी लो पिच होगी। मेजरली ये बॉयज़ में होती है, ये वाला हमारा क्या होता है? गर्ल्स में होता है। ये हो गई मेरी पिच। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है टोन। टोन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं टोन। टोन का मतलब है जैसे अगर कोई मतलब कि पूरा एक ड्रम सेट होता है, उसमें ड्रम होता है या गिटार है या फिर हमारा मतलब कि वोयलिन है या फिर और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो सबकी अलग अलग साउंड होती है, मतलब कि सबकी अलग अलग वाइब्रेशन है, अलग अलग स्पीड पे वो चलती है। तो अगर हम सिंगल एक की साउंड ले, मीन्स फॉर एग्जांपल हम सिर्फ वोयलिन की सुन रहे हैं, सिर्फ वही हम बजा रहे हैं, तो जो सिंगल एक साउंड होगी उस सिंगल एक साउंड को हम बोलते हैं टोन, ठीक है। मतलब कि सिंगल एक साउंड को हम बोलते हैं टोन। नेक्स्ट आता है हमारा नोट। नोट का मतलब क्या होता है? जो पूरा जो सेट है अगर वो हम एक साथ सुने, मतलब कि वोयलिन भी बज रहा है, गिटार भी बज रहा है, ड्रम भी बज रहा है, और जो और इंस्ट्रूमेंट है वो सब एक साथ बज रहे हैं, उन सारों की फ्रीक्वेंसी साथ में मिलके हमारे साथ आ रही है, हम एक साथ चीज़ों को सुन रहे हैं, पूरा एक म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अपना नोट। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, मतलब ये क्या होगा? एक तरीके से मिक्सचर ऑफ सेवरल
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्लियर पॉइंट, यहाँ पर सिंगल और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है नॉइज। नॉइज का मतलब है कि जो अनवांटेड साउंड्स होती है, मींस सिंपल है कि जो हमारे कानों को मतलब कि इरिटेट कर रही है, हमारे सर में दर्द हो रहा है जिस आवाज़ को सुन के, जैसे कार हॉर्न लगातार बज रहे हैं या फिर कोई इरिटेटिंग साउंड होती है, उन साउंड को सिंपल हम बोलते हैं नॉइज। तो ये हमारी क्या आ जाती है, ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है किसकी, साउंड की। सिंपल है पॉइंट। चलो रिलेशन तो हमने देख ही लिया वी में और न्यू में, उसको रिलेशन को याद रखना क्योंकि उससे आपके क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। चलो जी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी ट्रेवलिंग पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया। मीन्स जो साउंड एनर्जी है वो पर यूनिट टाइम में, मीन्स एक सेकंड में पर यूनिट एरिया, मतलब हमने एक एरिया डिजाइन कर लिया तो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में कितनी साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो इंटेंसिटी और एक होती है लाउडनेस। लाउडनेस, ठीक है। एक तो इंटेंसिटी, इसको आई लिख देते हैं। चलो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ साउंड और ये होगा लाउडनेस ऑफ साउंड। ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज होती है, मतलब इंटेंसिटी और लाउडनेस, बट इनमें एक डिफरेंस होता है। इंटेंसिटी सिंपल मतलब क्या होगी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा कि जो साउंड एनर्जी है वो पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया में कितनी ट्रेवल किया, मतलब कि वो कितना अमाउंट ट्रेवल किया, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, वो होगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और लाउडनेस क्या, लाउडनेस का मतलब क्या, हमारे कानों को, मतलब हमारे ईयर को आवाज वो कितनी ज्यादा लगी, मतलब कितनी हाई लगी, उस सिंपल उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं लाउडनेस। तो दोनों क्या होती है, एक तरह से अलग अलग चीजें होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ साउंड कितनी ट्रेवल की है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, और लाउडनेस हमारे कानों को वो आवाज कितनी तेज लगी, सिर्फ ये वाला, उसको सिंपल हम बोलते हैं लाउडनेस। तो ये दोनों चीजें हमारी ये आ जाती है। चलो जी, नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। देखो जो साउंड है वो आपको पता है, हमने साउंड देख लिया, साउंड क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड ट्रेवल कैसे करती है, कौन सी वेव में ट्रेवल करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, देखो साउंड क्या होती है, काफी तेज स्पीड से ट्रेवल करती है बट लाइट से थोड़ा स्लो करती है। अब वो उसका एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ में एग्जांपल सबसे ज्यादा है कि जैसे जब बाहर आपके क्या होती है, थंडर स्ट्राइक होती है, मतलब बिजली कड़कती है, तो आपने देखा होगा कि आपको क्या हो जाती है, बिजली पहले कड़कती है, आवाज बाद में आती है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, लाइट है, वो तेज होती है, किससे, आपकी साउंड से ज़्यादा तेज होती है। और साथ में ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, मीन्स हमेशा उसको कुछ ना कुछ मीडियम में रिक्वायर होता है ट्रेवल करने के लिए, अगर वहाँ पर वैक्यूम है तो वो ट्रेवल नहीं करेगी। अब पॉइंट आता है स्पीड ऑफ साउंड। देखो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में क्या है, अलग अलग स्पीड उसकी होती है। सबसे ज़्यादा लिक्विड में, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर सबसे कम किस में होती है, गैसेस में होती है। लेकिन वो गैसेस में कम का मतलब ये नहीं कि बहुत स्लो है, और फिर भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे अगर आप और आपके दोस्त सामने खड़े होकर बोल रहे होते हैं तो आपके बीच में तो एयर ही है ना, देखो साउंड कितनी तेजी से ट्रेवल करती है। और देखो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पर ट्रेवल करती है, सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है कि मीडियम क्या है बीच में। अगर बीच में सॉलिड है तो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी, अगर बीच में लिक्विड है तो थोड़ा स्लो, और अगर एयर है तो उसमें सब मतलब सबसे कम स्पीड हमारी साउंड की होती है। दूसरी चीज, पहला तो क्या हो गया, मीडियम, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है मेरा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स है उनका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी, अगर टेम्परेचर लो है तो स्पीड भी क्या होगी, लो होगी। तो ऐसा देख सकते हैं कि नॉर्मली 344, अगर एयर हॉट है मतलब कि अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो एयर की स्पीड ये आ जाती है, और वरना 330 के अराउंड, 331 या 330 के अराउंड क्या आ जाती है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है आपका एयर का टेम्परेचर तो आपकी स्पीड इतनी आती है। मतलब कि जो स्पीड का डिफरेंस है वो टेम्परेचर की वजह से भी आता है, तो ये आ जाती है स्पीड ऑफ साउंड। बाकी हर एक मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, आपको ज्यादा याद रखनी है। वैसे तो वो एग्जामिनेशन में हमेशा देता ही है, जो एयर की होती है वो स्पीड उसको देता ही है ये आपको। और एक एल्यूमिनियम की याद रख लेना, क्योंकि एल्यूमिनियम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एल्यूमिनियम में स्पीड कितनी है, साथ साथ एयर में स्पीड कितनी है, ये पॉइंट हो गया। चलो जी, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है बिल्कुल सेम वही है, बस नाम का फर्क है, बाकी दोनों चीजें सेम ही है। यहां पर आता है आपका रिफ्लेक्शन, आराम से REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ
साउंड। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या है, जैसे ये आपका मान लो कोई प्लेन एरिया हो गया, ठीक है, मान लो कोई पॉली सरफेस या एरिया हो गया, वॉल हो गई, तो इधर से साउंड आएगी, वो यहाँ पर टकराएगी और जिस एंगल से आई है उसी पर चली जाएगी, जैसे आपका लाइट में होता था। आने वाली रे को हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर भी इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जाने वाली को क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ को भी इसको क्या रिफ्लेक्टेड ही बोलेंगे। ये है हमारी साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी आई, साउंड एनर्जी चली गई। बिल्कुल बीच में परपेंडिकुलर लाइन डालते थे, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे नॉर्मल। जो नॉर्मल से और इंसिडेंट रे से एंगल बनता था वो आई होता था, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से एंगल बनता था वो हमारा क्या होता था, आर होता था। और हमें पता है जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ये आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मीन्स साउंड इस तरीके से जो भी आपकी वॉल्स होती हैं, जो भी आपका आसपास सरफेस होता है, उससे क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब देखो इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है, इसका यूज भी काफी जगह है, और इसकी डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस दोनों हमारी होती हैं। अगर हम बात करें मतलब कि देखने को काम कहाँ मिलता है, ये देखने को हमें मिलता है एको। एको क्या होता है, एको का मतलब होता है कि अगर कभी आपने देखा होगा, कभी आप खाली घर में या फिर खाली जगह पर जाओ जहाँ पर मतलब कि नया नया घर बना है या फिर नया नया कोई स्टेडियम है, कुछ ऐसी चीज खाली जगह है, वहां पर अगर आप चिल्लाओ, ऐसे चिल्लाओगे तो आपको क्या होगा, वो आवाज आपके क्या आ जाती है, वापस आती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हुए हो और ये वॉल है और आपके बीच में इसमें डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपकी आवाज गई और वो टकरा के क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। अब ये वापस आने का एक मतलब कि इसमें कुछ आपकी बेसिक चीजें होती हैं जो रिक्वायर होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी साउंड है वो 0.1 सेकंड में वापस आती है। मतलब यहाँ पर टाइम कितना लगा, 0.1 सेकंड। और स्पीड, साउंड की स्पीड तो आपको पता है क्या होती है, 344 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ पर टाइम और आपको वेलोसिटी दी हुई है, अगर यहाँ पर आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आपकी जो वैल्यू आती है डिस्टेंस की वो अराउंड आती है 17 मीटर। मीन्स यहाँ पर 17 मीटर का मतलब क्या है कि आपके और जो सामने वाली वॉल है उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपका 17 मीटर होता है, तभी आप क्या सुन सकते हो, एक परफेक्ट एको सुन सकते हो। मींस अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और सामने मेरे वॉल है वो 17 मीटर दूरी पर है, तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ही मेरे को मतलब कि एक परफेक्ट एको मतलब वो वापस से आवाज सुनाई देगी। ये चीजें आपने पहाड़ों में अगर जाओगे तो वहां पर ही होती है। पहाड़ों में अगर हम ऐसे चिल्लाएं, किसी का नाम चिल्लाएं, तो वो गूंजता हुआ हमारे पास वापस आता है, क्योंकि वहां पर भी बहुत क्या खाली जगह होती है। तो एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर कैसे आया, वो इस तरीके से हमारा आया। और एको का मतलब क्या होता है, जो हमारी साउंड हमें क्या वापस से सुनाई देती है, उसको बोलते हैं हम अपना एको। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा एको से ही रिलेटेड जो टॉपिक है वो आता है रिवर्बिएशन। ये आता है रिवर्बिएशन। रिवर्बिएशन का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ बोला, आप मान लो मेरे सामने बैठो, मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैंने एक सेंटेंस कंप्लीट किया, एकदम से दूसरा सेंटेंस बोल दिया, वो आवाज क्या आपके दिमाग में बार बार गूंज रही है। तो उससे क्या होगा, उससे मतलब कि आपको ना मेरा जो बोल रहा हूँ पहले बोला ना वो समझ में आएगा, जो मैं बाद में बोल रहा हूँ ना वो समझ में आएगा। मीन्स आवाज क्या होगी, आपस में मिक्सअप हो गई मेरी आवाज, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो दीवार से टकरा टकरा के फिर आपके वापस कानों में आ रहा है, और जो मैं नया बोल रहा हूँ वो भी आपके पास चला गया। तो पुरानी बात और नई बात दोनों सब कुछ मिक्स हो गई, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिवर्बिएशन। ये क्या होता है, ये मूवीज में हो जाता है। मूवीज में अगर आप मतलब कि देखो तो मूवीज में कई बार आवाज गूंजती हुई दिखाई देती है, एक ही आवाज बार बार आ रही है। तो इस चीज को मतलब कि ना हो, इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो सिनेमाज हॉल होते हैं या फिर अपने मतलब कि जो यूट्यूब स्टूडियो में वीडियो बनाते हैं ना, देखा होगा वो पीछे क्या लगा के रखते हैं, एब्जॉर्बर्स लगा के रखते हैं कुछ इस तरीके से। और मूवीज में क्या लगा के रखते हैं, वो जो साइड में क्यूशन टाइप लगा देते हैं, डाइपरीज लगा देते हैं, और जो उनका मतलब कि सिटिंग एरिया होता है वो भी क्या होता है, सॉफ्ट की तरह होता है, ताकि वहां पर जो साउंड जो वेव आई है वो अब्जॉर्ब हो जाए, वो वापस से टकरा के वापस ना आए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्बिएशन। मींस मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यहां पर हम लिख देते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब है वापस से साउंड टकरा के वापस से एक ही आवाज वापस से सुनाई दे रही है, उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बचते कैसे हैं इससे, कुछ सॉफ्ट चीज ऐसी लगा देते हैं जिससे साउंड एब्जॉर्ब हो जाती है ताकि वापस से ना हो। ये हो गया हमारा रिवर्बिएशन। नेक्स्ट आता है, अब ये तो होगी इसकी डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गई कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक ही आवाज बार बार सुन रही है। अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेज। एडवांटेज क्या होती है, एडवांटेज हम इसकी यूज करते हैं कि अपनी आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए। एम्पलीफाई का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि अब हाँ आजकल ये वैसे चल भी रहा है कि जो मतलब कि ये वेंडर्स होते हैं, सब्जी वब्जी बेचने आते हैं या फिर कुछ भी बेचने का आते हैं सामान, अब इन्होंने क्या रख लिया, एक माइक्रोफोन रख लिया, उसमें बोलते हैं और वो आवाज गूंजती हुई चली जाती है। या फिर आप देखो नॉर्मल आप बोल रहे हो तो नॉर्मल साउंड आ रही है, अगर आप अपना हाथ ऐसे लगा लो, मतलब कि इस तरीके से कर लो। कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे दोस्त के घर जाते हैं तो अगर वो ऊपर से मतलब उसका घर ऊपर है वो अंदर है, तो ऐसे नॉर्मल आवाज नहीं जाती, तो मैं ऐसे चिल्ला के बोलते ओए बाहर आ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि आवाज थोड़ा सा इस तरीके से।
तो ये क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन है उसको इधर उधर ना भेज के सिंपल क्या एक डायरेक्शन में भेज दे, और एक डायरेक्शन में अगर साउंड ट्रेवल करेगी, एक डायरेक्शन में सारी चीज जाएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, तो वो मतलब कि इसको सुनाई भी दूर तक दे सकती है। तो ये इसकी क्या होगी, एक तरह से एडवांटेज होगी। पहली एडवांटेज तो ये हो गई कि हम इसको साउंड मतलब कि एम्पलीफाई कर सकते हैं, साउंड को मतलब कि कम आवाज को ही ज्यादा तेज में कर सकते हैं। हमारा माइक्रोफोन हो गया इस तरीके से ये, और जो वो ऐसे लगा के बोलते हैं, जैसे भुवन बम की सर, भुवन बम भैया बोलेंगे, सर बोलेंगे उनको, तो हाँ, तो उनकी मूवी आई थी ढिंडोरा, तो उसमें उन्होंने यूज़ किया था ना वो वाला, मतलब कि उससे पब्लिसिटी की थी उन्होंने, तो इस तरीके से। चलो जी, हाँ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन आ गए यहाँ पर, रिवरेशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एडवांटेज क्या होगी उस तरीके से। एक एडवांटेज इसकी और है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप आपने देखा होगा, यहाँ पर हम लगाते हैं और डॉक्टर यहाँ पर लगाते हैं और वो सुनता है। तो स्टेटोस्कोप कैसे होगा, ये तो आपके हार्ट पर लगता है, ये बीच की आपकी रोड हो गई, और ये क्या हो गई, आपके ईयर्स पर लगाने क्या हो गया। तो ये जो बीच की रोड होती है, ये क्या होता है, एक पाइप होता है, पाइप में क्या होती है, जो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन, वो इस तरीके से ट्रेवल करती है और जल्दी से आपके क्या ईयर्स तक पहुंचती है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हमें जो जब ईयर्स में डॉक्टर लगाते हैं, हम तो नहीं लगाएंगे, जब डॉक्टर बन जाएंगे, जब आप पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाओगे तो आप भी लगाओगे। हाँ, तो जब ये डॉक्टर ईयर्स पे लगाता है, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से उसको क्या है, क्लियर साउंड मींस जो हार्ट बीट है उसको क्लियरली सुनाई देती है कि हार्ट बीट कितनी हो रही है, और हार्ट मतलब कि प्रॉपर्ली मतलब कि वर्किंग कर रहा है या नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये यूज किसका हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का हमारा यूज हो गया। तो ये सब आ जाता है हमारा रिवर्बरेशन से। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट आता है हमारा रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब है, देखो पॉइंट ये है कि आपको कोई कुछ भी बोले, लेकिन सुनाई तो आपको वही देता है जो आपके मतलब का होता है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन मिलती जुलती उससे है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई काम करने के लिए बोले, वो चीज़ आपको कम सुनाई देगी, और आपको कोई खेलने के लिए, खाने के लिए बोले, वो चीज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। बट यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि मैं लिख देता हूँ रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब है कि जो साउंड 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की है, मतलब कि जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की है, उन्हीं साउंड को हम ह्यूमंस, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उन्हीं को सुन सकते हैं। इससे कम की मतलब 20 से लेके कम तक की साउंड हम नहीं सुन सकते, 20,000 से जो ज़्यादा की साउंड है वो भी हम नहीं सुन सकते। इनके बीच की जो साउंड है सिंपल हम वही सुन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अपना रेंज ऑफ हियरिंग। क्लियर है पॉइंट। अब देखो, जो इससे कम की साउंड होती है, मींस 20 हर्ट्ज से कम तक की साउंड होती है, उनको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। और जो 20,000 से ज़्यादा की 21,000 30,000 जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ये वर्ड आपका सुना हुआ भी लग रहा होगा, अल्ट्रासाउंड आपने घर में, डॉक्टर्स में या कहीं पर भी सुना होगा अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड एक और चीज़ होती है, आपने सुना होगा अल्ट्रासोनिक जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें क्या कंसेप्ट लगता है, उसमें लगता है कि जब कोई चीज़ की जो स्पीड है वो साउंड से भी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर चल रहा है, अब ये चलेगा तो कुछ वाइब्रेशन करेगा एयर में, तो उसने जो वाइब्रेशन की उसकी साउंड यहाँ पहुँचने से पहले ये इससे पहले पहुँच जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। मीन्स अल्ट्रा सुपरसोनिक साउंड। जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं, तो एयरक्राफ्ट मान लो कुछ इस तरीके से वो एयरक्राफ्ट हो गया, तो इसकी यहाँ इसने साउंड प्रोड्यूस की, तो साउंड यहाँ पहुँचने से पहले ये उससे पहले इससे आगे पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, सुपरसोनिक, मतलब कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट इसको बोलते हैं। और ये इतनी तेज वाइब्रेशन करता है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके कांच भी टूट जाते हैं, इवन जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डैमेज आ जाता है। ये होते हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। मतलब कि वाइब्रेशन इतनी तेज होती है कि जो आसपास की बिल्डिंग्स है उसमें डैमेज ये कर देते हैं। ये आ जाता है हमारा मतलब कि रेंज ऑफ हियरिंग से अल्ट्रासाउंड से। और अल्ट्रासाउंड के हमारे क्या काफ़ी यूजेस होते हैं। अल्ट्रासाउंड का हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और नॉर्मली साइंटिफिक में तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक एक करके बात करते थे। सबसे पहले तो हम इसको क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। क्लीनिंग का मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई मशीन ऐसी है जिसमें जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब कि अंदर जो पाइप बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है कि ना तो वहाँ पर हाथ जा सकता, ना कोई रोबोट जा सकता, या फिर ना ही कोई मतलब कोई ऐसे इजीली उसको साफ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड डालते हैं। हम यहाँ से अल्ट्रासाउंड डालेंगे। अल्ट्रासाउंड क्या होगी, सिंपल एक वेव ही तो है, तो वेव अंदर जाएगी और वो बहुत हाई पावर की होती है, और वो सारे में क्या वाइब्रेशन करके इसको अंदर से क्या कर देगी, क्लीन कर देगी। कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग
होती है। पहला हो गया क्लीनिंग का। दूसरा हम डिटेक्ट पता लगाने में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल शीट है, कोई मशीन है, अब उसके अंदर हम नहीं देख सकते ये कहाँ से अंदर से क्रैक हुई है या फिर पूरी एक पाइपलाइन है, मान लो ये यहाँ से क्रैक हुई है, ठीक है, इधर से हम क्या डालेंगे, अल्ट्रासाउंड डालेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, सेंसर लगा देंगे। तो जो बाकी के अल्ट्रासाउंड है ये सेंसर ये बता देगा कि कौन सी बीच में अल्ट्रासाउंड मतलब कि उसकी वेव चेंज हुई है या यहाँ पर क्या हो गई, ये अब्जॉर्व हो गई। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बीच में जो मशीन है या फिर कोई भी चीज़ है, पाइपलाइन है, वहाँ पर हमारा क्रैक कहाँ पर आया हुआ है। तो ये सब हमारे यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के। एक और यूजेस है हमारी बॉडी का, एक तरीके से हमारी बॉडी का स्कैन करने में भी यूज होती है। जैसे आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका स्टमक का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो पता लगाने के लिए जो बेबी है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, वहाँ पर मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहाँ पर भी हमारा क्या यूज़ होता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। ये सब इसके यूजेस आ जाते हैं। और देखते हैं इसका कोई और यूज़ है। हाँ, ब्रेकिंग स्टोन। हाँ, एक और यूज़ आता है मेडिकल फील्ड में, जो मतलब किडनी में स्टोन हो जाता है। जैसे किडनी में स्टोन हो जाते हैं कुछ वैसे खाने से कई बार हो जाते हैं, बहुत चलती है ये वाली बीमारी, तो उसको क्या अल्ट्रासाउंड से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं कई बार। अगर वो छोटा सा है, वैसे तो अगर वो बड़ा हो जाता है तो ऑपरेशन ही होता है, लेकिन अगर वो छोटा है अभी इनिशियल स्टेट में है, तो उसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक के बाद वो क्या बॉडी से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये भी अल्ट्रासाउंड का क्या हो गया, एक तरीके से यूज हो गया। एक और चीज यूज होती है इसकी, जो हार्ट है, हार्ट की शेप या फिर हार्ट किस तरीके से मतलब कि अंदर अच्छे वर्किंग कर रहा है, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। उसको हम बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी। मतलब कार्डियोग्राफी का मतलब तो क्या सिंपल हो गया, हार्ट से रिलेटेड। और वहां पर हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया, साउंड का कंसेप्ट यूज किया, तो वहां पर नाम डल गया एकोकार्डियोग्राफी। तो ये भी हमारा अल्ट्रासाउंड वहां पर यूज होता है। ये सब हमारे यूजेस आ जाते हैं। ये सब चीजें आपको नोट्स में बिल्कुल अच्छे से लिखी हुई मिल जाएंगी, वो सिंपल आप चाहे एक बार वहां से भी पढ़ लेना। बाकी आई होप अब तक जो हमने समझा वो आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लगातार लिख देना, मतलब कि वीडियो खत्म होने के बाद उसको लिख देना, आराम से हम उसको भी सोल्व कर लेंगे। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सोनार। देखो सोनार बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आपकी रडार होती है। रडार आपने देखा होगा मिलिट्री बहुत ज़्यादा यूज करती है। रडार का मतलब क्या होता है, रडार एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अपने आसपास के एरिया में वेव फॉर्म करके अपने आसपास के एरिया में कोई मतलब कि ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई चीज़ आ रही है, उसका पता लगा लेते हैं कि हाँ ये मेरे इतने डिस्टेंस पर है। यहाँ पर बात है सोनार की। सोनार मतलब कि वो सोने वाला नहीं, सोनार मतलब कि एक डिवाइस होती है। ये कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये शिप है, ठीक है, झंडा लगा देते हैं, चलो ये शिप हो गई, ठीक है। और नीचे हमारा यहाँ पर क्या है, रॉक है, बड़ा एक पत्थर है या फिर यहाँ पर कुछ दिन पहले हमारी कोई पुरानी शिप थी वो नीचे डूब गई थी, या फिर कुछ मेरा सामान नीचे गिर गया था, तो वो मेरे को पता लगाना है कि वो कितने नीचे और वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जिसको हम बोलते हैं सोनार। ये हो गई सोनार। तो सोनार क्या करता है, यहाँ से क्या बोलते हैं, एक साउंड वेव भेजता है। अब साउंड वेव इसमें भेजेगा, वो क्या होगी, वो टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आएगी। साउंड वेव आई और फिर टकरा के, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता था ना, ये आएगी, ये टकरा के वापस जाएगी। इसके आने और जाने का क्या करेगा, ये टाइम नोट कर लेगा। टाइम हमें पता चल गया, टाइम फॉर एग्जाम्पल t सेकंड लगा इसको, ठीक है, टाइम t सेकंड लगा। स्पीड तो हमें पहले से ही पता थी, क्या थी, v पर सेकंड, मतलब कि वाटर में जो साउंड की स्पीड होगी वो हमें पहले से ही नोन है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे और v को t से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टाइम जाने का भी और आने का भी दोनों का नोट हुआ था ना, तो हमें तो एक का ही चाहिए कि वो कितने नीचे है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इस सोनार की हेल्प से पता लगाते हैं कि नीचे जो रॉक है या कोई भी चीज़ है वो मेरे कितने डिस्टेंस पर है। तो ये यूज आता है हमारा सोनार का। ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आता है, पूछ लेते हैं कई बार एग्जामिनेशन में। और हाँ, सोनार की डेफिनेशन भी, डेफिनेशन कह रहा हूँ, जो मेरी फुल फॉर्म होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है सोनार की। मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रही है, चलो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वो आप यहाँ से पढ़ लेना। सिंपल ये एक चीज़ है, कभी कभी दिमाग से फिसल जाती है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ह्यूमन ईयर। देखो ह्यूमन ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ह्यूमन ईयर होता है, आप चेक करके देख सकते हो, हाथ लगा के, आपके भी है, नहीं है तो मोए सॉरी। हाँ, तो देखो ह्यूमन ईयर क्या होता है, एक ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं, मतलब कि 3 पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, पूरा ह्यूमन ईयर तो नहीं, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है आउटर पार्ट, फिर आपका होता है मिडल पार्ट और लास्ट वाला पार्ट होता है इनर पार्ट, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट होते हैं। तो आउटर पार्ट के तीन पार्ट होते हैं मेजरली। एक तो ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो मतलब कवरिंग होता है, जो कि चश्मा रखने के लिए और मतलब कि इयरिंग्स वीयरिंग्स पहनने के लिए मेजरली यूज होता है। बट इसका एक और यूज है, ये क्या करता है, जो वाइब्रेशन है उनको कलेक्ट करने का काम करता है। तो एक तो इसको बोलते हैं पिन्ना। तो और पिन्ना हो गया, ये आउटर ईयर का हिस्सा हो गया। और फिर अंदर क्या होती है, अंदर हमारा एक पाइप हो गया,
तो वो हो गई हमारी क्या, कैनाल हो गई। और फिर आता है हमारा, उसके बाद आता है ड्रम। कुछ इस तरीके से फोटो ये है, फोटो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है ड्रम। तो ये तीनों हिस्से क्या हो गए आउटर ईयर के। ये क्या काम करते हैं, ये वाइब्रेशन को, बाहर से वाइब्रेशन लेते हैं, साउंड लेते हैं पिन्ना, और फिर ईयर ड्रम पे वो जब टकराती है वहां से क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। इसने क्या कर दी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी। फिर आवाज कहां पर जाती है, मिडल ईयर में जाती है। मिडल ईयर में हमारी क्या होती है, 3 बोन्स होती हैं, जो कि क्या काम करती है, एज ए एम्पलीफायर का काम करती है। और ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन भी यहीं पर होती है, हमारे ईयर में, मिडल ईयर में। ये क्या काम करती है, एम्पलीफायर का काम करती है। जो कि वाइब्रेशन हमने सुनी है, वाइब्रेशन हमारे मिडल ईयर में आई है, इसको क्या करती है, और ज्यादा कर देती है, मींस इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है, एम्पलीफाई कर देती है। अब मिडल ईयर से इसने एम्पलीफाई कर दिया। अब जो चीज मतलब कि साउंड है, एनर्जी है, वो किसके पास जाएगी, वो इनर ईयर के पास जाएगी। इनर ईयर के पास, इनर ईयर का काम क्या होता है, इनर ईयर का काम क्या होता है, वो करता है कि जो हमारी वाइब्रेशन है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इनर ईयर का सिंपल यही काम होता है, साउंड को, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम क्या, मतलब कि जो ईयर है वो नर्व के थ्रू क्या होता है, ब्रेन में भेज देता है। और ये काम हमारा क्या बहुत फास्ट होता है, लगातार मतलब चलता रहता है ईयर से लेके और ब्रेन तक। और ब्रेन उसको क्या डिकोड करके समझ लेता है कि हाँ उसने क्या बोला है, या फिर मतलब किस तरह की साउंड आती है। इस तरीके से हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो वर्क करता है। ह्यूमन ईयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी इस चैप्टर से हमारी जो सारी डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो हमारा V = न्यू लैम्डा वाला फॉर्मूला था, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। सोनार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड और ये अल्ट्रासाउंड, रेंज ऑफ हियरिंग, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप जितने भी टॉपिक हमने इस वीडियो में किए हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक इससे अलग हमारा नहीं आता, एग्जामिनेशन भी कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल जो रिलेवेंट सिलेबस था वो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो आपके क्लासमेट्स है, जो आपके क्लास ग्रुप है, इस वीडियो को उसमें शेयर जरूर कर देना। हो सकता है वहां पर कुछ नीडी आपके दोस्त हो, उनको भी ये वीडियो मिल जाए और एग्जाम से पहले उनके भी थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए। मतलब आपका ही भला होगा और मेरा भी भला होगा, सबका भला होगा, सबका भला। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।